सो हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू स्पेक्ट विजन एंड उम्मीद करता हूं कि आपका स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप एग्जाम को लेके प्रिपेयर होंगे। हालांकि एक खुशखबरी न्यूज आई है आपके सामने, पता नहीं खुशखबरी कहूं भी या ना कहूं, मुझे नहीं लगता कि एक दिन एग्जाम का डेट बढ़ गया है। ये मैंने चेक किया, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा अपडेट बीसीसी की तरफ से आया हुआ है। रीजन क्या है भाई? ईद को लेके। तो एक बात बताओ, ईद तो पहले भी पता चल जाता है, तो जब वो पहले अनाउंस किए डेट को तो सोच समझ के करना चाहिए था। मुझे समझ ही नहीं आता बीसीसी वाले कैलेंडर देख के भी एग्जाम डेट निकालते हैं कि नहीं। आप खुद कैलेंडर देखोगे पहले ही पता चल जाता है भाई इस डेट को ईद होने वाला है, तो उसको लेके पहले से ही छुट्टी दे देना चाहिए था। तो अब जाके उनको नींद टूटा है, तो अब जाके डेट बढ़ा है, ठीक ना, एक दिन बस। ओके, तो ठीक है, ये न्यूज़ कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, है ना। सभी स्टूडेंट, कैसा लगा ये न्यूज़? आपके लिए अच्छा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किससे आपसे नुकसान है ना। जो भी स्टूडेंट है सब कमेंट करके बताइएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेदायक है, लाभदायक न्यूज़ है, क्योंकि देखो ईद के दिन बहुत मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में जाना, और वहाँ पे इतना मतलब लंबा एग्ज़ाम है ना, इतना छोटा तो एग्ज़ाम है नहीं। फिजिक्स अलग होता है भाई, केमिस्ट्री अलग होता है, बायोलॉजी अलग होता है, मैथ्स अलग होता है, तो बहुत लेंदी मतलब टाइम टेकन एग्जाम है, दिन भर लग जाता है भाई। उससे पहले भी तुम उसके पहले भी जा रहे हो एग्ज़ाम देने, तो पता चलता है कि पिछला दिन भी लगभग बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो जाता है उसी में, जाने आने में, ट्रैवल में, साथ में दिन भर एग्ज़ाम होता है। तो ये एक तरह से अच्छा न्यूज़ है ना। लेकिन गवर्नमेंट को पहले ही सोचना चाहिए था इस चीज़ को लेके, बस है ना, देर से नींद खुला है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, तो आपका क्लास कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है आई थिंक। और मैंने ऑलरेडी एक PYQ वीडियोस बना दिया है, आप अगर उसको अभी तक नहीं देखे हो तो पहले जाके उसको देख लो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो PYQ सेशन है इसमें हम बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, मीडियम लेवल का, इजी लेवल का नहीं बोल सकते, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं सभी स्टूडेंट को बोलूँगा जिस तरह आपने पहला वीडियो देखा उसी तरह आपको ये दूसरा वीडियोस भी देखना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं समझ आया तो लटक गए और उसको छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। अभी भी अगर तुम ये काम करोगे, अभी तक तो वही कर रहे थे कि फिजिक्स हार्ड लगता था तो उसको तुम छोड़ देते थे, बोलते इसको बाद में कर लेंगे, पहले जो आसान लगता है उसको कर लेंगे। ऐसा करते करते समय तो बहुत बिता दिए हो। अब अगर अंतिम समय पे भी यही काम करोगे तो इसका प्रभाव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूँगा कि एक भी वीडियो स्किप मत करना, और हो सके तो एक ही वीडियोस को 2 से 3 बार देखो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस सेशन का। हालांकि सेशन स्टार्ट करने से पहले वैसे तो मैं जल्दी आपके लिए कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ लाइंस बोलना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, है ना। लाइन है, ना हालात रोक सके, ना हालात रोक सके, ना हौसला मेरा टूटा है, ना हालात रोक सके, ना हौसला मेरा टूटा है। मैं वो फौलाद हूँ, मैं वो फौलाद हूँ जो हर चोट पे और निखरते हैं, है ना। मैं वो फौलाद हूँ जो हर चोट पे और निखरते जाते हैं। माना कुछ बिखरा हूँ, माना कि कुछ बिखरा हूँ, कुछ पल को ठहरा हूँ, माना कि कुछ बिखरा हूँ, कुछ पल को ठहरा हूँ, पर हर तूफान को झुकाने का, पर हर तूफान को झुकाने का हुनर आज भी खून में रखता हूँ, पर हर तूफान को झुकाने का हुनर आज भी खून में रखता हूँ। चलिए ठीक है। हालांकि एक बात याद रखना कि एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना, सभी स्टूडेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक आप हार नहीं मानोगे तब तक तुमको कोई नहीं हरा सकता, है ना। जिस दिन आप खुद हार मान गए भाई, उसके बाद तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बस मोटिवेशन लाइन आपके लिए था कि आप सुनो और अभी के टाइम पे एटलीस्ट मोटिवेट रहो। अभी के टाइम पे अगर डिमोटिवेट हो जाओगे भाई तो पहले ही हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा। एग्जाम में जाके लड़ाई करना है और बेहतर रिजल्ट्स देना है, और मुझे उम्मीद है इस बार सभी स्टूडेंट बेस्ट करेंगे, और मैं यही प्रे करूँगा कि आप का मेहनत सफल हो, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, मुझे पता है। आप बहुत प्लान के साथ हर चीज़ करते हो, मैं नहीं चाहता कोई प्लान फेल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का जो सेशन होने वाला है मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन तो है ही, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन लेना भी सिखाऊंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो समय है वो बचेगा, और समय अगर बचेगा तो वही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही तो कम पड़ जाता है एग्ज़ाम में,
है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, है ना। याद रखिएगा अप्रोक्सीमेशन लेना है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना है, समय बचाना है, समय बचाना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए सभी स्टूडेंट। कह रहा है भाई एक कार विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से 5 सेकंड के लिए त्वरित करता है। तो एक बात समझना यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक कार विराम अवस्था से, तो u 0 दे दिया है ना, विराम अवस्था के लिए u 0 हो गया। त्वरण जो दिया है एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है पर, और टाइम जो है 5 सेकंड है, ठीक ना। तो एक कार है भाई जो शुरू में रुका हुआ था और एक्सेलरेटेड करता है, मोशन में आता है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड तक। कह रहा है इट देन ट्रेवल एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कह रहा है पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है भाई कि उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगले 10 सेकंड तक जाता है और उसके बाद रुक जाता है अगले 3 सेकंड में। तो बताइए टोटल कितना चला, समझ रहे बात को। एक कार विराम अवस्था से इतना कि एक समान दर से 5 सेकंड के लिए त्वरित करता है, फिर वो अगले 10 सेकंड के लिए एक समान वेग से चलता है और अंत में 3 सेकंड में एक समान मंदन के साथ विराम अवस्था में आ जाता है। तो तय की गई कुल दूरी पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे 3 केस हो गया। पहला तो भाई त्वरित हो रहा है, उसके बाद सामान्य वेग से जा रहा है, उसके बाद उसका वेग घट रहा है ना, 0। तो 3 केस बना। तो तीनों केस के लिए हम काम करेंगे। जो पहला केस है जहां उसके लिए हम काम करेंगे तो लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इससे हमें शुरू का डिस्टेंस निकल जाएगा, इसको हम s1 नाम देते हैं। तो यहाँ से s1 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, शुरू में तो रुका हुआ था तो ये जो 0, हाफ a का मान क्या है, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है हमको कितना दिया है 2, ठीक ना। तो 2 और t क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 कट गया, कितना आ गया 25 मीटर। उसके बाद क्या बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, लेकिन परंतु आपको पता लगाना होगा ना कि भाई कि उसका वेग क्या होगा, ये पहले पता लगाना होगा। देखो कैसे पता लगाएंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आसान ट्रिक, मन में ही कर लोगे। देखो कार जो त्वरित करना स्टार्ट करता है 2 से और कितना देर तक करता है बाबू 5 सेकेंड तक। तो त्वरण मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हर प्रति सेकेंड 2 से स्पीड बढ़ रहा है। तो 5 सेकंड में कितना स्पीड होगा, है ना, 2 सेकंड से प्रति सेकंड बढ़ रहा है। शुरू में तो रुका हुआ था तो 2 सेकंड से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो 5 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, 2 5 10। तो 5 सेकंड बाद गाड़ी का जो चाल होगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब ये 10 सेकंड के चाल से कितना देर तक चलता है भाई, है ना, अगले 10 सेकंड तक। मतलब 10 के चाल से 10 सेकंड तक चलता है। समझ रहे हो 10 कैसे आया, 2 सेकंड से त्वरित 2 मीटर प्रति सेकंड से स्क्वायर से त्वरित हो रहा है, 5 सेकंड तक हुआ, 5 दूनी 10 हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा चाल 10 मीटर पर सेकंड। अब इस 10 मीटर से 10 सेकंड तक चलता है, यानी कि तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, है ना, सामान्य चाल के लिए VT होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेग गुना समय। तो वेग जो आया 10, समय जो आया क्या आया वो भी 10, तो 10 गुना 10 100 मीटर। अब क्या है, अब ये है कि भाई उसके बाद क्या होता है ना, और अंत में अगले 3 सेकंड में वो एक समान मंदन के साथ विराम अवस्था में आ जाती है, मतलब आगे चल के वो रुक जाती है। तो इसको कैसे डील करेंगे सर, अब सुनो कहानी। तीसरा जो है कह रहा है शुरू में तो उसके पास स्पीड था 10 का, बाद में वो ब्रेक मार के क्या हुआ, रुक गया। तो u10 v0, यहाँ तक कि हमको टाइम भी दे दिया है। टाइम कितना दिया 3 सेकेंड। तो अगर हम चाहें तो यहाँ एक और सूत्र होता है जो आप पढ़े होंगे, मैंने स्वयं पढ़ाया आप सभी स्टूडेंट को, कि ST बराबर U प्लस V बट्टा 2 इंटू टी। ये सूत्र पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ, पढ़े होगे तो ये आपका काम और आसान कर देगा। तो U क्या है शुरू में 10, V तो 0 है सर, तो 0 तो लिखो ही मत। 2 टाइम कितना होगा, टाइम आपका 3 होगा, तो 2 से 5 बार में कट गया, 5 तिया 15 मीटर। तो टोटल कितना चला 25, 100, 125 और प्लस 15, तो टोटल आ गया आपको 140 मीटर ये टोटल चला है। देख लो एक बार, अच्छे से समझ नहीं आया तो बताना कितना चला है, 140 मीटर। एक बार फिर भी देख लेते हैं, है ना, ठीक है। कैलकुलेशन डाटा वाटा मिला लो, गलती नहीं होना चाहिए। हालांकि स्टेप मैंने सब सही बताया, डाटा फिर भी मिला लेते हैं। केस त्वरित करता है और अगले 10 सेकंड के लिए एक समान वेग से 10 10 100 और ये ठीक है, टी स्क्वायर 5 का 25, ठीक है, और ये लास्ट में क्या है 3 सेकंड, सही है। चलिए तो हमारा आ गया 140 मीटर, और यहाँ पे हालांकि ऑप्शन नहीं है, तो 140 ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। चलिए
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है ना, एकदम पढ़ते जाइए, मस्त है ना। डरना नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन देख के डरना है। कुछ बच्चे के अंदर कहते हैं पहले से ही डर पैदा रहता है कि वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते कि भाई इस डर को ख़त्म कैसे कर सकते हो, करना ही नहीं चाहते, कोशिश करते हैं, बट क्या होता है जब क्वेश्चन देखते हैं डर जाते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा। होगा, पहले तो मन में डालो कि होगा तो होगा, है ना। जब आपके मन में बैठ जाएगा तभी होगा। पहले अपने माइंड में सेट कर दो भाई इसको करना है तो करना है, मरते दम तक करना है, तो अपने आप वो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मन में ही डाल लो, डर डर के करोगे तो नहीं होगा, सच बताते हैं। आगे कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is pulled along a horizontal rough surface by a force of 28 Newton acting at angle of 30 degree with the horizontal. If the coefficient of kinetic friction is 0.1, calculate the acceleration of the block. बोलोगे सर हिंदी में पढ़ देते हैं आज। कह रहा है 5 किलो द्रव्यमान का एक गुटका का एक क्षैतिज खुरदरी सतह पर 28 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि गतिज घर्षण गुणांक 0.2 है तो गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण निकालना है मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। तो प्रश्न के अनुसार चले तो सब चीज़ ड्राइंग कर लेते हैं, पहले ड्राइंग कर लेते हैं, समझा के आराम से पढ़ा रहे हैं। 5 किलो का ये है ना, और बल जो लग रहा है कितना न्यूटन का लग रहा है, 28 न्यूटन का लग रहा है, परंतु एंगल पे लग रहा है, ठीक ना, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री, ओके। और कह रहा है भाई घर्षण भी लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होता है भाई, तुमको हम पढ़ा रखे हैं, जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू mg हो जाएगा इस केस में। तो म्यू का मान 0.2 है सर, m मास हो गया, मास 5 है, और g को कहा है 10 लेने के लिए। तो g हो गया 10, देखो यहाँ से दशमलव हटा, नीचे 10, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 आ गया। तो घर्षण हो गया 10 न्यूटन, और इसको भी एक काम करो ना, तोड़ दो, ये 28 न्यूटन है ना, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा सर, इधर आएगा, तोड़ोगे तो इधर आएगा 28 cos 30, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 28, 1 मिनट रुकना, हल्का लगता है गलती हो गई, यस थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, घर्षण निकालने में हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, जल्दबाजी कर दिया। यहाँ पे आपका घर्षण ये नहीं होगा, कुछ और होगा। थोड़ा सा यहाँ पे रफ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, चलो उसको भी हम समझा देंगे। जो घर्षण होता है ना, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एन लेंगे, और यहाँ ऊपर क्या लग रहा है 28 sin 30, नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा 50, ऊपर क्या लगेगा और नॉर्मल, है ना। आपको पता है ना जमीन ऊपर नॉर्मल लगाता है, और इसका मास 5 है तो नीचे 50 लगेगा, और ये 28 पे था तो इसको तोड़े तो 28 cos 30, 28 sin 30 आ गया, है ना। अब हमारा काम क्या है, एक्सेलरेशन निकालना। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने में हमें ऊपर वाले बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमको देखना है आगे कितना लग रहा है 28 cos 30, पीछे कितना लग रहा है फ्रिक्शन, बात खत्म। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो आगे लग रहा है 28, नीचे क्या लग रहा है 28 cos 30 लग रहा है, आगे ले जाने वाला बल क्या है, आगे ले जाने वाला 28 cos 30, और रोकने वाला बल क्या है, रोकने वाला बल फ्रिक्शन है। तो ये हो गया टोटल बल। टोटल बल बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। मास क्या है 5, एक्सेलरेशन a। अब सवाल है सर a का मान कैसे निकाले, फ्रिक्शन तो मालूम नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें। देखो फ्रिक्शन जो घर्षण होता है म्यू इंटू एन होता है। अब सवाल है एन कैसे निकलेगा, देखो ऊपर एन लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है साथ में 28 sin 30, नीचे क्या लग रहा है 50। तो हम यहाँ लिखेंगे n प्लस 28 sin 30, नीचे क्या है 50, ठीक ना। तो जैसे मैंने पहले भी तुम लोग को बोला था कि मैं आगे कुछ अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कराऊंगा। पहला वीडियो थोड़ा सा इजी रहता है, हालांकि आपको हर चीज़ देखना है, समझ आएगा, टेंशन मत लो, समझ बिल्कुल आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो n प्लस 28 sin 30 बराबर 50, तो यहाँ से n का मान निकाले 50 माइनस 28, और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 कर लो, 2 से कट गया, 14 बार में n बराबर 50 में 14 गया तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो 28 cos 30 का मान √3/2, और माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है बाबू, म्यू इंटू एन। तो म्यू जो हमको दिया था, क्या दिया था, कहाँ गया, म्यू जो दिया है, अरे यार cos 30 का मान दे रखा है, देखो जरूरत पड़ेगा तो इसको डाल देना 0.866, और म्यू जो है घर्षण गुणांक कितना गया, कहाँ दिख नहीं रहा भाई, 0.2 है, सॉरी, हाँ।
तो म्यू की जगह लिखेंगे 0.2, एन की जगह लिखेंगे 36, ठीक है ना। और यहाँ पे सच्चाई ये है कि cos 30 का मान ऑलरेडी दे दिया है, इसको चाहो तो मत लिखो, डायरेक्ट cos 30 का मान ही लिख लो, जो है क्या है मान, डायरेक्ट 0.866। हालांकि मेरा आदत है अप्रॉक्स लेने का, तो हम यहाँ भी अप्रॉक्स लेंगे। 0.866 को हम 0.9 बोल सकते हैं, अप्रॉक्स लेंगे, बात खत्म, जो होगा होगा, अप्रॉक्स लेंगे, है ना। 0.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ 0.9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, मैं आपको बता देता हूँ। 28 9 72 2 बाकी 7, 9 9 72 2 बाकी 7, 9 दिन 18 7 25, तो 25.2, ये आ जाएगा 36 दूनी 72, 7.2 बराबर 5a। तो एक अगर काटेंगे 2 मिनट हो गया 0, 25 में 60 गया तो 18 आ जाएगा ना, यस 18 बराबर 5a। तो a बराबर आ जाएगा 18/5, अप्रॉक्स में आंसर जाएगा, याद रखना 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 के आसपास आ रहा है, 5 हाँ ठीक है, देख लेते हैं। 3.6 हालांकि 3.6 तो है ही नहीं, अप्रॉक्स भी बड़ा नहीं ले सकते हैं, तो इस केस में भी लगता है अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन भी करते 0.866, अच्छा ठीक है, हमारा आंसर तो नन ऑफ दीज आ रहा है भाई, कुछ भी हो जाए। लेकिन मान लो तुम बोलोगे सर आपने गलत बनाया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल से कैलकुलेशन करके देखता हूँ, फिर भी वही आएगा मुझको जहाँ तक लगता है। थोड़ा सा बस समय दो मुझे, है ना, वेट, बने रहो भाई लाइव में, इन्हें हो गया घर जाते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हम उसको गुना करें तो 28, यहाँ से अगर हम गुना करें 28 इंटू क्या था भाई, 0.866, तो मेरा आ गया 24.28248 माइनस, यही आंसर होगा, पक्का श्योर है। और यहाँ पे फ्रिक्शन को अगर करें 7.2, तो यस थोड़ा सा बस अंतर है, और यहाँ पे हमको आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, 3.4 के आसपास आ रहा है, बट वो भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही आंसर होगा, ठीक ना। तो इससे क्या सीख मिलता है, बोले सर इससे सीख मिलता है क्वेश्चन छोड़ देना है, नहीं बनाना है, अप्रॉक्स लेना है, समय बचाना है, ठीक ना। इन्हें के इससे सीख मिलता है, क्वेश्चन छोड़ देना है। चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक पंप है जो कि 600 किलो पानी प्रति मिनट कुआं से निकालता है, 25 मीटर गहरा कुआं है, उससे निकालता है 50 की स्पीड से। तो बताओ कितना शक्ति चाहिए इस काम को करने के लिए। एक पंप प्रति मिनट 600 किलो पानी 25 मीटर गहरे कुएं से ऊपर उठाते हैं और 50 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बाहर निकालने की आवश्यकता है ना। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक शक्ति की कितनी हो चाहिए, पावर पूछ रहा है, पावर। देखो पावर की जब बात करें, है ना, तो हम में भी पावर कुछ कम नहीं और आप में भी कुछ कम नहीं है। आप भी मेहनत करो तो एग्जाम मस्त जाएगा भाई। फिलहाल इसका पावर निकाल लेते हैं, हम लोग का पावर अनलिमिटेड है, ठीक ना। इसका पावर बात करते हैं, तो पावर कैसे लिखेंगे। देखो पावर के लिए पहला बात तो मिनट में नहीं होना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। बात को समझो, पानी जो है मास ऑफ वाटर MW 600 किलो है प्रति मिनट, तो उसको सेकंड में बदलो क्योंकि पावर सेकंड में होता है। तो पर मिनट में क्या, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, तो 60 दें 600, ये आ जाएगा 10 किलो प्रति सेकंड। ये आ गया मास कि प्रति सेकंड 10 किलो पानी निकाला जा रहा है, किसके द्वारा, पंप के द्वारा। तो अच्छा बताओ पावर कैसे निकालेंगे, पावर बराबर कितना हाइट तक निकालना है, 25 मीटर तक प्रति सेकंड। तो पावर क्या होगा भाव पता है, पावर हो जाएगा mgh। बोलो सर ऐसा कैसे हो जाएगा सर, हमने तो पढ़ा कि वर्क डन बराबर mgh होता है। अगर किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो हमने पढ़ा है सर कि वर्क डन बराबर mgh होता है, आप तो बोल रहे हो पावर बराबर mgh होता है। बात वही है भाई। देखो यहाँ पे मास जो है ना वो प्रति सेकंड में दिया हुआ है, मतलब टाइम भी दे रखा है, इसलिए हम पावर को लिख सकते हैं mgh, क्योंकि मास जो है प्रति सेकंड में दिया है। तो सेकंड नीचे अपने आप आ जाएगा, तुमको दिख नहीं रहा बट इसके नीचे टाइमो है, और वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, पावर। तो एक्चुअल में mgh जो होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला होता है। चूंकि ये समय के साथ दिया हुआ है इसलिए इसको पावर में लिखेंगे। समझ आए बात, आई थिंक आ गया होगा। चलो ठीक है, मास कितना है, मास है 10, जी का मान कितना है, जी का मान है कितना गया 9.8 लेने का है, तो 9.8। एच कितना लेना है भाई, एच लेना है 25, बात खत्म।
तो यहाँ से दशमलव हटा, 0 0 कटा, क्या आ गया 98 इंटू 25। ठीक है, अब तुमको अपना पावर दिखाते हैं। बोलो सर कौन सा पावर? देखो मैं इसको मन में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। यस, हो गया। देखो सिंपल, तुम लोग को भी सिखा सकते हैं, है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसका जो आंसर आएगा 2450 आएगा। तो 98 इंटू 25 है, तो इसको 100 कर लो, 100 गुना 25, 2500, और 25 दूनी 50, 2 बढ़ा दिए तो 50 घटा दो, 2450 वाट आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, अगर ये आंसर करोगे लुटक जाओगे। एक बात समझो, पानी सिर्फ ऊपर नहीं ला रहे, फेंक रहे हैं भाई, पानी को निकाल के फेंक रहे हैं 50 की स्पीड से, और 50 की स्पीड से पानी फेंकने में भी शक्ति लगता है। मतलब पंप दो काम कर रहा है, एक तो पानी निकाल रहा है और उसके बाद 50 की स्पीड से फेंक रहा है। तो एक बात बताओ, 50 की स्पीड से फेंक रहा है तो उसमें भी शक्ति लगता होगा, और ये जो निकालने का शक्ति है। अब जो 50 की स्पीड से फेंक रहे हैं उसकी भी शक्ति होगी, तो उसके लिए क्या करोगे, गति ऊर्जा निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, ½ mv²। हाफ मास रखोगे 10 किलो, क्योंकि 10 किलो प्रति सेकंड फेंक रहा है, तो मास 10, और v जो है कितना स्पीड से फेंक रहा है, 50, 50 का स्क्वायर 2500। बात समझ आ रहा है? आई थिंक आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं कल ही बोल दिया था पिछले लेक्चर में कि बुआ अगला बार वाट लगेगा। 25 गुना 5, 25 बचे 125, तो आ जाएगा 12500 वाट। क्लियर है? तो 12500 वाट लग गया उसको फेंकने में, और पानी को ऊपर लाने में कितना वाट लग गया, पानी को ऊपर आने में लग गया 2450 वाट। तो टोटल पावर कितना हो गया, टोटल पावर हो गया 12500 प्लस 2400, कितना हो जाएगा 14,000, 5,4,900, 14,900 वाट। ये होगा ना, 12 2 14, 5 4 9। हाँ, इसको अगर किलो वाट में करें 14.9 किलो वाट होगा 14.9 किलो वाट। आंसर नन ऑफ दीज। वाह, क्या मस्त आंसर आ रहा है, बार बार नन ऑफ दीज आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आज इतना बोल दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन ज़बरदस्त है, और जो स्टूडेंट अभी देख रहा है तो वही एक्चुअल में पढ़ रहा है भाई। क्योंकि तुम पिछला वीडियो जाके देख लिए, सोचोगे इससे काम हो जाएगा, तो वो आया हुआ क्वेश्चन तो था, बट वो मैं चुन के ईजी लाया था, ईजी टू मीडियम। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के भी थे, बट ये जो है या तो मीडियम लेवल का है भाई या हार्ड लेवल का है। तो अगर इसको कर, मैं बार बार बोला एक वीडियोस भी स्किप मत करना, मैं इतना कह रहा हूँ, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हो तो अभी ये लाइक कर दो, बाद में आसान नहीं रहना कि बाद में करेंगे, नहीं अभी कर दो, है ना। बाद में कहीं तुम्हारा मूड परिवर्तन हो गया तो कि हार्ड क्वेश्चन मिल गया, बोलो सर आप नहीं लाइक करेंगे, आप इतना हार्ड क्वेश्चन करवा रहे, काहे का लाइक, तो कर देना इस वीडियो को लाइक, है ना। और फिर चलिए उसको पढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस इतना रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 3 मीटर, व्हाट इज इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच द बॉटम। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है बताओ 2 किलो द्रव्यमान और 0.1 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला 3 मीटर ऊंचाई के एक ढाल तल से नीचे लुढ़कता है, जब ये तल पर पहुंचेगा तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट टॉप लेवल का तरीका है कि पहले ये निकालो कि उसकी जो घूर्णन ऊर्जा है उसका अनुपात टोटल ऊर्जा के तुलना में क्या है। मतलब आप ये पता लगाओ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो घूर्णन ऊर्जा है बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पूर्ण गतिज ऊर्जा है, इसका अनुपात क्या है। अब घूर्णन ऊर्जा होता है ½ I ω², और टोटल एनर्जी होता है रोटेशनल घूर्णन प्लस रेखीय ½ mv²। पहले तो इसका अनुपात निकालो, किसका बात कर रहा है भाई, सॉलिड स्फीयर। तुमको पता है ना सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr², ठीक ना। चलिए चला जाए, कहाँ चला जाए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ½ की जगह यहाँ वैल्यू में डाल रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना। छोड़ो मैं नेक्स्ट एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, तुम लोग भी हो ना, साफ सुथरा काम तो लोगों को पसंद है। ½ की जगह 2/5 mr² और साइड में ω²। नीचे फिर से आएंगे तो वही होगा, क्योंकि एक बार रोटेशनल लिखना है फिर एक बार ट्रांसलेशनल लिखना है। फिर से वही लिख दो बाबू, ऊपर जो लिखे है ना वही एक बार लिख दो, mr² ω² प्लस ½ क्या होता है फॉर्मूला है
mv² होता है ना बाबू, mv²। और तुमको पता है कहीं ना कहीं तुम पढ़े होगे v बराबर r ओमेगा, पढ़े हो तो अच्छी बात है, यहाँ डाल दो v² की जगह ओमेगा² r²। समझ आया कहाँ से आया, कि v की जगह डाल दिया r ओमेगा तो हो जाएगा ओमेगा² r²। अब देखो बच्चों, यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होगा और गेम हम खेलेंगे। 2 कट गया, यहाँ देखो, यहाँ mr² ओमेगा² है, यहाँ भी mr² ओमेगा² है, यहाँ भी mr² ओमेगा² है, तीनों कॉमन होके कट जाएगा, डायरेक्ट उड़ा दो। ये 2 से 2 कट गया भाई, बचा क्या, बचा ऊपर 1/5, नीचे क्या बचा, नीचे भी बचा 1/5 प्लस 1/2। अब इसका जो अनुपात आएगा 1/5 और नीचे सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 2 पच्चे 10, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/5 और ये ऊपर चल जाएगा 10 और 5 2 7 नीचे आ जाएगा। समझ आए बात, 10 ऊपर 7 नीचे, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बट्टा, 2/7। इसका मतलब जो घूर्णन ऊर्जा है टोटल ऊर्जा की तुलना में 2/7 है। सवाल ये है कि टोटल ऊर्जा क्या होगा, ये तो नहीं पता, अभी मैं बताता हूँ। देखो उसको ऊपर ले जाके छोड़ रहे हैं, तो अगर किसी चीज़ को ऊपर ले जाके छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो टोटल ऊर्जा होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, mgh, है ना। क्या होगा, mgh। मास क्या है भाई, 2, g क्या है, g 3, 2g 2 मास, g 3, सॉरी हाइट 3 और g जो है क्या लेने कह रहा है 10, ठीक है। तो मास है भाई 2, g है 10, हाइट है 3, है ना, 2 10 3, 2 10 3, यस। तो 20 दिया 60 आ गया। अब इस 60 का क्या, 2/60, तो 2/60 गुना 60 टोटल ऊर्जा कर दो, शायद इसका भी नन ऑफ दीज आ जाए। 60 दूनी 120/7, तो ये आ जाएगा कितना, 7 7 7, और जो कैलकुलेशन करें 7 का 7 50, 7 7 49, 17 के आसपास। ओके 2। कैसा लग रहा है आज का क्वेश्चन, बोलो सर दिमाग तो हिल गया है, कोई बात नहीं, चलता है इतना, ठीक है। तो बोलोगे सर अभी से ही हार्ड लगा, टेंशन मत लो, मैं देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो कि कितने स्टूडेंट, देखो हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, है ना। मैं अभी भी कहूँगा जो स्टूडेंट को ईजी लग रहा है वो थोड़ा तेज करके देखें, और जो स्टूडेंट को हार्ड लग रहा है वो स्लो करके देखें, जो स्टूडेंट को नॉर्मल लग रहा है तो वही स्पीड में देखें, है ना। चलिए, हाँ कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर कि आप एक ही वीडियोस बनाओ उसमें पूरा फिजिक्स ख़त्म कर दो। मैंने इस पर बहुत सोचा कि ऐसा कर सकते ही नहीं कर सकते, तो सोचे तो लगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, बट ये तभी हो पाएगा जब इस वीडियोस पे आप 2000 लाइक दे दो। बोलो सर कितने लालची हो सर, हम लोग का फ्यूचर नहीं दिख रहा है आपको, आप अभी लाइक के पीछे पड़े हो। अरे कम से कम 2000 लाइक कर दो। रीज़न ये है कि भाई बहुत मेहनत लग रहा है, तुम समझ रहे हो, पूरा फिजिक्स जिसके लिए मैं इतना अपना जीवन समर्पण कर दिया, आप उसको बोल लो एक वीडियो में निचोड़ दो, तो मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं है बट मुश्किल है। तो इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो आप इस वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर से ये टारगेट पूरा हो सकता है, 2000 लाइक का टारगेट, ठीक ना। तो 2000 लाइक का टारगेट है इस वीडियोस पे, आप पूरा करो। पक्का कहता हूँ एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम कब है 7 को, हाँ 2 दिन पहले आपको पूरा फिजिक्स का वीडियोस 2 घंटा ज़्यादा लगेगा भाई, इतना 3 घंटा में ख़त्म करके दिखाऊंगा, लेकिन 2000 लाइक्स फोड़ने के बाद। तब तक आपका समय है कि आप कर दो। अगर चूक जाते हो तो कोई बात नहीं, है ना, नोट्स है ही ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ, बस इसको निगेटिव वे मत लेना भाई, बहुत एनर्जी लगता है। तुम सब जो पूरा लाइव मैंने फिजिक्स पढ़ाने में भी लगा रखा है, अभी भी जितना साल आएगा मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, उतना सारा कंटेंट एक वीडियो करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो अभी नहीं किए हो तो, और टेंशन मत रहो, हो जाएगा, ठीक है। तुम बस लाइक कर दो, बाकी लोग कर ही देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इतना, व्हाट वुड बी द escape velocity from a planet having twice the radius and half the mean density of the earth। कह रहा है पृथ्वी की सतह से प्लाइन वेग इतना है भाई,
तो पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी त्रिज्या और पृथ्वी के औसत घनत्व से आधे औसत घनत्व वाले ग्रह से प्लाइन वेग क्या होगा। लो, पूरा दिमाग का बैंड बजा दिया, नहीं बजाया। समझो क्वेश्चन समझो, प्लाइन वेग के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने प्लाइन वेग का दो फॉर्मूला पढ़ाया, एक पढ़ाया था √2gr और एक मैंने पढ़ाया था भाई √2gm/r। बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताओ। ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। मैं एक फैक्ट बताऊं, कोई सा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक तीसरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे तीसरा फॉर्मूला, लेकिन ये तो एकदम नहीं लगेगा, इसको हटा दो। अब देखो हम तीसरा फॉर्मूला बना रहे हैं। तुमने कहीं पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, देखो बात यहाँ पे कर रहा है घनत्व का, है ना। किसका बात कर रहा है, घनत्व का। तो हमको पता है भाई, क्या पता है कि डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान गुना आई टन वॉल्यूम, हिंदी इंग्लिश में बोले तो यहाँ से अगर मास निकालें तो डेंसिटी को रो मान लो, घनत्व को रो मान लो, रो गुना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है धरती का, इस धरती को गोलाकार मानते हो ना, तो 4/3 πr³, ये मास आ गया। तो इसमें से अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं, 2gm के जगह क्या करेंगे, m के जगह उसको उठा के डालो रो, और ये क्या होगा सर 4/3 πr³। टेंशन मत लो, बहुत आसान फॉर्मूला बनेगा, डरो मत, आराम से देखते चलो बस। r आ गया, इस r से r² r³ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा r²। अब करना कुछ नहीं है, सबको उठा के बिक दो। g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, जितना भी कांस्टेंट सबको बाहर सबको मारो सबको। तो किसको किसको उड़ा दो, बचेगा क्या, कांस्टेंट सबको उड़ा दोगे तो बचेगा क्या, रो बचेगा एक, और यहाँ r² बचेगा। तो r² का तुमको पता है नहीं, यहाँ रूट के अंदर r² है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा r। तो ओवरऑल हिसाब क्या बचेगा, ओवरऑल हिसाब ये बचेगा कि जो एस्केप वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी जो घनत्व है रूट के अंदर है, तो रूट ऑफ डेंसिटी, और जो आपका रेडियस आएगा वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं भाई, इसको ऐसे कह सकते हैं कि r√/ρ घनत्व। अब आओ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना भाई। लेकिन मेरा रो लिखने का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, तुम लोग इसको सीरियस मत ले लेना, थोड़ा सा इसको ऐसे ही कर लेते, ठीक है। अब सही है, रो ही लिखनी नहीं, इसको ऐसे नहीं, रुक जाओ ठीक कर दें यार, इसको PA लिखते हैं, बस बात खत्म, ऐसे ठीक है। r√ρ आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है what would be the escape velocity from a planet having twice the radius and half the mean density। ठीक है, तो पहले जो escape velocity था 11.2 था धरती से, ये हमको पता है। बाद में मान लो VE हो जाएगा। पहले जो रेडियस था R था, डेंसिटी पहले जो था वो रो था। बाद की बात कर ले, बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है, क्या कह रहा है हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी त्रिज्या और पृथ्वी के औसत घनत्व से आधे, मतलब कि यहां कहना चाह रहा है ना, ट्वाइस द रेडियस, रेडियस डबल और डेंसिटी आधा। रेडियस को लिख दो 2r और डेंसिटी को लिख दो ρ/2। अब इसको सॉल्व करना है सर, आओ करते हैं, बड़ा हार्ड है लेकिन तुक्का मार, मतलब तुक्का नहीं, अप्रॉक्स लेंगे। ये r है सर, हाँ, तो r गयो, और क्या कर सकते हैं, देखो रो भी गयो, बोले सर तो ये 2 का क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे है ना, नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.2। देखो मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, फिर कुछ बच्चे आ जाते हैं कमेंट करते हैं सर कितना स्लो पढ़ा रहे हो। भाई एग्जाम देने नहीं जा, हमको एग्जाम नहीं देना, तुमको देना, तुम तो तेज बनाना। ये कट गया, 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये √2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1/2 है ना, ऊपर चल जाएगा गुना √2। हालांकि अगर अपना और दिमाग चलाओ, अच्छा वाला दिमाग चलाओगे, तो ये √2 से फिर 2 कट जाएगा, √2 बार में। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा खेम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, VE इधर और √2 इधर, तो VE बराबर क्या हो जाएगा, VE बराबर हो जाएगा 11.2 √2। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, जहां सर दर्द देना स्टार्ट हो गया समझ जाओ अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में वो आ सकता है, बात खत्म।
रूट 2 का मान क्या होता है 1.41। देखो यहाँ चाहो तो अप्रॉक्स मार लो, नहीं अप्रॉक्स में लेना है तो कैलकुलेटर उठाओ और मोबाइल से कर लो। हालांकि मैं देखो बिना मोबाइल का करना दिखाता हूँ। इसका आंसर लगभग लगभग मैं सोच रहा हूँ, देखो इसको एक काम करो, 2 को इधर दे दो, इसको 1.5 कर दो भाई, और 1.5 11 6 17 के आजू बाजू आएगा। देखो मेरा अप्रॉक्स टेक्निक है, तुम चाहो तो अब अपना मोबाइल उठाओ, मोबाइल कहाँ गया, वेट, यस मिल गया। 11.2 इंटू 1.41, नहीं यार कुछ ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन मार दी, कोई बात नहीं, 16 के आजू बाजू आ रहा है, मैं ज़्यादा मार दिया। हालांकि तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, मैंने पूरा अप्रॉक्सी मारा है। 1 मिनट, 16 आएगा ठीक ना। चलिए 16 के आजू बाजू कौन आ रहा है, बोलोगे सर कोई यूँ नहीं आ रहा है। यस, आ तो कोई भी नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिच। तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो आप लोग बोलोगे सर इतना टाइम ले रहे हो, इतना लंबा टाइम ले रहे हो, तो देखो मैं सच बताऊं तो मुझे इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगेगा 5 सेकेंड। मैं आपको बताता हूँ मुझे कितना समय लगेगा जेन्युइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो भी हमने सॉल्व किया। 5 10 15 और 10 सेकेंड कैलकुलेशन, 25 सेकेंड के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ तो वही 25 सेकेंड की जगह मुझे 3 से 4 मिनट लग जा रहा है, क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक ना। तो एक बार अगर आप समझ जाओ तो आप स्वयं भी, आप क्यों अप्रॉक्स लेना सीख जाओगे, आप डायरेक्ट आपको लॉजिक समझ आएगा, ठीक ना। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ पीछे वाला समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर, इतना सब कुछ दिया हुआ है ना। तो भाई पहला बात तो आरएमएस स्पीड का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पता ही नहीं आप लोगों को। तो आरएमएस स्पीड जो होता है, यहाँ क्या क्या 27 डिग्री तापमान पे ऑक्सीजन अणुओं की आरएमएस गति की गणना कीजिए। तो आरएमएस स्पीड जो होता है √3RT/m होता है, ठीक ना। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, √3R के जगह क्या लिखेंगे सर, R तो दिया हुआ है 8.31। ठीक है, टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर तापमान हमेशा केल्विन में होना चाहिए। तो 27 डिग्री में 273 जोड़ दो, केल्विन में आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा लगभग लगभग 300, है ना, बटा m। m क्या है भाई, मोलर मास। मोलर मास क्या होगा आपका 32 ग्राम दिया है, तो इसको केजी में लिखना पड़ेगा, याद रखना केजी में लिखना पड़ेगा। तो 32 केजी की जगह क्या करोगे, केजी की जगह क्या करोगे, केजी की जगह लिखना पड़ेगा 10⁻⁻3, ठीक ना। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे लॉजिक। अब इसको सॉल्व करिए भाई। बोलोगे सर फिर लेंदी हो गया, हाँ होगा, कुछ नहीं कर सकते, लेंदी होगा तो होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स टेक्निक से। देखो कैसे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो 300 और 3 900, 900 का रूट क्या निकलेगा 30, 30 बाहर, 300 3 900 का 30 बाहर, डायरेक्ट बाहर कर दो। बचा क्या सर, ये 10 पावर, ये 8.31 बचा, और नीचे क्या बचा 32, और ये -3 ऊपर जाएगा +3 होगा, 10 पावर 3। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास एक और उपाय है। देखो क्या उपाय है, उपाय ये है, 32 तो 64, 32 थी 96, 3 बार ज़्यादा। एक काम करो कि 83 अगर करेंगे तो देखो एक काम करते हैं, तो 32 दूनी 64, 64 और 16 80, ठीक है। देखो 10 पावर 3 है ना, तो इसका 10 अंदर रखते हैं, 10 पावर 2 का 10 बाहर कर लेते हैं। बात को समझना, लॉजिक, लॉजिक क्या होगा कि पूरा लॉजिक अगर समझोगे तभी मज़ा आएगा। देखो क्या लॉजिक क्या लगा रहे हैं, हम सुनना ध्यान से। लॉजिक ये लगा रहे हैं कि 10 पावर 3 है, तो 3 का एक 10 अलग कर दो, 10 पावर 2 होगा, 10 पावर 2 का 10 बाहर, तो 10 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा √8.31 बटा में 32, और यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये लगभग लगभग 1/4, थोड़ा सा अप्रॉक्स लेना पड़ेगा बाबू, 300, और ये आ जाएगा 83.1/32, 32 इसको अप्रॉक्स लोगे ना, तो लगभग लगभग जो आएगा क्या आएगा, √2.5 के आसपास आ जाएगा, 2.5 के आसपास आ जाएगा, है ना।
√2.5 के आसपास आ जाएगा। इसको मान के चलो ना, 200, 2.5, 6, 260, 25, 16, 16, 256, 2.5 और कुछ कुछ आएगा यहाँ पे, आप इसको जीरो मान लो, ठीक ना, अपने मन से जीरो मान लो। तो कितना आ रहा है? 2.50 आ रहा है, तो 5 जीरो आ रहा है, 2.5 के आसपास आएगा, तो इसको पास 2.50 भी ले सकते हो, और एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो 2.6 के आसपास आएगा। हालांकि यहाँ पे मैं अप्रॉक्स लेके आपको सॉल्व करके समझा रहा हूँ, बाद में हम एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 2.50 आ रहा है। आप ये बताओ, 250 हो गया एक तरह से देखा जाए तो आप ये बताओ 16 का टेबल पढ़ते तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो करीबन करीबन इसको हम लिख सकते हैं 250 को लगभग लगभग 16 का स्क्वायर यानी कि 1.6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1.6। तो 16 तिया 48 है ना, दशमलव एक हटा देंगे, एक जीरो दशमलव से काट देंगे, 16 तिया 48, 480 के आसपास आएगा। आ गया? बोलो सर इसमें भी टाइम लगे। भाऊ तुमको समझाने में लग रहा है, बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग कोई कमेंट मत करना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक ना। तो याद रखना समझाने में जो समय लग रहा है, यहाँ पर हम क्या किए, पूरा अप्रॉक्स लिए हैं, और यही अप्रॉक्स लेना आप लोग को सिखाना है मुझे, यही चीज़ तुम नहीं समझ रहे हो। अप्रॉक्स से लेना तो सीखना है तुम लोग को। कह रहा है सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड 2 सेकेंड ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड इफ इट टेकन टू हाइट आर अबव द अर्थ सरफेस, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण लोलक की पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो यदि इसे पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो इसकी आवर्तकाल उस दौरान क्या होगी। तो एक बात समझो कि अगर तुम किसी वस्तु या किसी प्राणी को अगर तुम r ऊंचाई पे ले जाते हो तो g डैश का मान का जो सूत्र होता है क्या होता है, g+1+h/r का होल स्क्वायर। पढ़ा है ना कि ऊपर जाने पे g का मान घटता है, ये बात तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। और ये भी पता होगा कि कितना से घटता है, क्या होगा, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है g/1+h/r का होल स्क्वायर। और आपको क्वेश्चन में बोल दिया कितना हाइट पे ले जा रहे भाई, धरती के त्रिज्या के बराबर, यानी कि g डैश बराबर g/1+h के जगह r, h के जगह क्या करेंगे r/r का स्क्वायर, r कट गया तो 1+1 का स्क्वायर है ना, तो g डैश बराबर आ जाएगा g/4 आ जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, बोलो सर इसको निकालने से क्या फ़ायदा। भाई बहुत फ़ायदा है, लाखों फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है 2π√L/g होता है, तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो g की जगह g/4 हो जाते हैं, है ना। g की जगह क्या होता है g/4। तो अब जो नया समय आएगा 2π√L, g की जगह g/4 हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक रोचक मस्त बात बताना चाहता हूँ। ये 4 ऊपर जाएगा, √4 है तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा, तो t डैश का मान क्या आएगा, t डैश का मान आएगा 2π है ना L/g। बोलो सर 4 कहाँ गया, 4 को अलग से लिख दो, गुना 2, 4 ऊपर जाएगा, रूट में 4 है तो 4 का 2 निकल जाता है। इसका मतलब समय जो होगा दुगुना हो जाएगा, ये समय का फॉर्मूला है। और गुना 2 क्या दर्शाता है कि भाई समय जो है 4 ऊपर गया 2 बाहर हो गया, समय दुगुना हो जाएगा। तो समय पहले क्या लगा 2 सेकेंड, तो यहाँ समय क्या हो जाएगा 2 से गुना कर दो 4 सेकेंड लगेगा, मतलब अब जो उसका आवर्तकाल होगा 4 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, समझ आए। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सच बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और अभी तक जो स्टूडेंट देख रहे हो अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है, ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन और करेंगे तो आप इसको देखते रहो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। मज़ा आए या ना आए, हालांकि मैं तो बोल देता हूँ मज़ा आएगा, लेकिन मैं अपने जैसा सबको नहीं समझता। कुछ स्टूडेंट भाई एग्ज़ाम के डर के कारण देख रहे होंगे, ठीक है, आप लोग भी देखिए, अगर एग्ज़ाम के डर के कारण भी देख रहे हो कोई बात नहीं, आप इसको देखिए, समझ आएगा, नई नई चीज़ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है भाई, और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन इतना। इक्वेशन क्या दे रखा है 0.05 sin 2πt माइनस 0.04 है ना पाई x। बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी कैसे निकलता पता है तुमको, एक सूत्र बताते हैं, एक आसान तरीका। v बराबर होता है ω/k। बोलो सर ये सब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओमेगा जो होता है ना, ये होता है आपका कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या होता है बाबू, वेव नंबर, याद रखिएगा। तो ये जो होता है ना, ये आपका ओमेगा बताता है, और ये जो होता है ना, ये आपका के को बताता है।
तो ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई, और के बराबर क्या है, के बराबर है 0.04। पॉइंट यहाँ गया तो 100 हो जाएगा, और काटेंगे, एक मिनट, 0.04 पाई भी है ना, पाई भी होगा, तो पाई पाई कट गया, पॉइंट ऊपर गया तो 100 हो गया, कितना हो जाएगा 200/4, 4 से काट दो 50। समझाया, समझाया कि नहीं भाई, बताओ जल्दी, समझा कि ना, ओमेगा बट्टा के 2 पाई बट्टा 0.04 पाई, पाई पाई कट गया, पॉइंट ऊपर गया 100। आसान क्वेश्चन था ये, 4 से 25 बार 25 दूनी 50, या 200/4 50। ये क्वेश्चन देखो करवा रखा हूँ, पिछले लेक्चर में ही करवाया था, 2 चार्ज है इतना इतना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पाया था, इसका आंसर आया था 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में करा रखा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको एक बार को देख लेना, है ना, उसको एक बार को देख लेना। सभी स्टूडेंट्स से मैं बोल रहा हूँ कि अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको एक बार को देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला अगर क्वेश्चन परित कह रहे हैं 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V. First they are connected in series and then in parallel. What is the ratio of energy stored in the series combination to that of parallel combination? बात को समझना। कह रहा है भाई कि प्रत्येक सी धारिता वाले 3 संधारित्रों को भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। पहले उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समझने वाली बात है कि भाई सब एक जैसे है, सब है ना, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, मतलब कि सभी कैपेसिटेंस का मान CA है। तो अगर उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, 3 है तो सीरीज में उसकी वैल्यू हो जाएगी C/3, है ना, और पैरेलल में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3C। बोला क्या जा रहा है भाई कि बउआ हम उसको V वोल्ट से जुड़े हुए हैं, तो बताइए उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, उसका अनुपात बताइए, सीरीज और पैरेलल का अनुपात बताइए, है ना। तो ठीक है, सीरीज के लिए अगर हम बात करें, सीरीज में जो एनर्जी होगा बट्टा पैरेलल में जो एनर्जी होगा, समांतर में, श्रेणी में बट्टा समांतर में जो एनर्जी होगा, सीरीज के लिए लिखेंगे हाफ CV² फॉर्मूला याद होता है, याद रखना, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ CV², 3 को होता है लेकिन यहाँ पर हम ये यूज करेंगे हाफ CV², ठीक ना। तो हाफ C की जगह क्या, C की जगह हो जाएगा C/3, है ना, सीरीज के लिए है ना, तो सीरीज के लिए C/3 V², तो ये हो जाएगा 1/6 CV², ठीक है। और पैरेलल के लिए क्या होगा भाई, पैरेलल के लिए आपका ये 3C, है ना, तो हाफ C की जगह 3C और V², ठीक है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं आ रहा, आ रहा है, हमको पता है आ रहा है समझ। चलो आगे चलते हैं। यहाँ क्या होगा, CV² कट गया, बचेगा क्या, ऊपर बचा 1/6, नीचे क्या बचा, नीचे देखो ये हो गया 3/2। अब इसको उलट दो, बात खत्म करो, उल्टो 1/6, ये 2 ऊपर गया, 3 नीचे, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1:9 आ गया, 1:9, आंसर 2 आ गया। समझ पा रहे हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रॉब्लम क्या पता है कि हम तो शुरू से फिजिक्स को ध्यान दिए नहीं थे और अब एग्ज़ाम आ रहा है तो फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में। तो मैं तो शुरू से ही बोल रहा भाई इग्नोर मत मारो, पता नहीं आप लोगों का आदत हो जाता है कि जो चैप्टर आपको, जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है ना उसको पढ़ते ही नहीं हो, एकदम छोड़ देते हो, भाई हटाओ इसको साइड कर दो। तो वैसे में कोई कंपटीशन थोड़ी निकलेगा, तो कंपटीशन में तो सब कुछ होना चाहिए ना, है ना। मानता हूँ कि फिजिक्स कम में बनाओ लेकिन बनाना तो पड़ेगा, और आपको पता है कि BCC में तो फिजिक्स का इम्पोर्टेंस है, बहुत है, तो उसको आप इग्नोर मत किया करो। और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो मैंने आपको स्वयं बोला है कि भाई अगर तुम 2000 लाइक का टारगेट पूरा देते हो, वीडियो शेयर करो, सब शेयर करो, हर कोई अपने स्टेटस पे शेयर करो वीडियोस को, फ्रेंड को शेयर करो। और जैसे ही 2K होता है तो एक शानदार हिस्टोरिकल वीडियो रहेगा, कह सकते हो, पूरा फिजिक्स, है ना, 3 आवर्स के अंदर आपके सामने परोस दूंगा, 3 घंटा के अंदर पूरा फिजिक्स आपके सामने रहेगा। बट इस वीडियो पे उस पर 2000 लाइक का टारगेट वो भी समय के अंदर फॉलो करना है, क्योंकि देखो अभी एग्जाम में टाइम नहीं है, तो 2-3 दिन के अंदर आपको ये करके दिखाना है ना। मैं बताया क्यों भाई मैं ऐसा डिमांड कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत बहुत बहुत, पूरा रात 2 रात में जगूंगा ना तब जाके ऐसा कर पाऊंगा, है ना। तो उसके बदले
तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कह रहे वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। कह रहा भाई एक 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को उसकी मूल लंबाई से दोगुना खींचा जाता है। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा हूँ कि देखो बात समझो, किसी भी तार को अगर दुगुना खींचेंगे तो उसकी प्रतिरोध चरगुना बढ़ेगी, स्क्वायर से बढ़ता है ना। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि एक तार है 4 ओम वाला, उसको उसके लंबाई से दुगुना खींचा जाता है तो उसकी जो प्रतिरोध होगी चरगुना हो जाएगी। पहले 4 ओम था, अब हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 16 ओम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सर पिछले वीडियो से थोड़ा कम आ रहा है, मान सकता हूँ। पहला बार सबको मज़ा आता है ना, दूसरा बार भाई मज़ा नहीं आता कि कुछ नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये नेचर है, हमारा स्वभाव है। कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट। तुम ही कहीं घूमने जाते हो तो पहली बार कितना मज़ा आता है, और दोबारा उसी जगह आप जाओगे तो बहुत कम चांस है कि मज़ा आए। ये सिर्फ एक ही केस में मज़ा आता है, 100 बार चल जाओगे तो मज़ा आएगा, है ना। अब ज़्यादा डीप नहीं चलते, चलो आप पढ़ते हैं। A long straight wire carries a current of 10 ampere at what distance from the wire the magnetic field strength equal to इतना, है ना। तो क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एक तार है जिसमें 10 एम्पियर रहता है ना। एक तार है जिससे करंट 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इतना। कह रहा है कितना दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का मान 2 गुना 10⁻⁵ टेस्ला होगा। डिस्टेंस पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एक लंबे तार के द्वारा μ0I/2πr होता है। आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हो। इससे एक लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि हो जाएगा μ0/4π, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और ये हो जाएगा 2I ऊपर में, ये 2 गुना I, 2I/r, 2I/r को अलग कर लो, है ना, और ये 2 इधर हो गया तो μ0/4π 2I/r। μ0/4π की जगह क्या लिख सकते हैं? बी का मान दिया है बाबू, बी का मान क्या दिया है? बी का मान ये दिया है 2 गुना 10⁻⁵, और इसका मान 10⁻⁷ होता है। 2I, I का मान भी दिया है, I करंट कितना है? 10 एम्पियर, तो करंट हो गया 10/r, r नहीं दिया। देखो 2 से 2 कट गया ना। अब क्या कर सकते हैं? कर यही सकते हैं, 10⁻⁷ है, 10 से गुना कर दो, 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10⁻⁵, ये हो जाएगा 10⁻⁶/r, r को इधर ले आओ, r इधर, 10⁻⁵ नीचे, ये ऊपर आएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को लिख सकते हो 0.1, यस लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 0.12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये रही, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया जिसकी वैल्यू ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड जो है 60 डिग्री पे है। तो बताओ भाई, क्या बताना भाई? टॉर्क। अच्छा, टॉर्क बता रहे हैं। तो कह रहा है 1.5 जूल पर टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण वाले एक क्षण चुंबक को 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि चुंबक क्षेत्र के समांतर संरेखित है तो इसे क्षेत्र का दिशा 60 डिग्री कोण पर रखने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण क्या होगा? बलाघूर्ण कैसे निकालते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला होता है m×b, और m×b को लिख सकते हैं mb sin थीटा। थीटा कितना है सर? कितना है भाई? कहाँ गया? 60। चलो, तो टॉर्क के बारे में क्वेश्चन फिर भी पढ़ लो। चलिए, एम क्या? मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट बल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0.22 है, नहीं 0.22 नहीं है, 1.5 जूल टेस्ला है, तो 1.5 है ना, यूनिट मत लिखो, सिंपल 1.5 लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबकीय क्षेत्र 0.22, साइन 60 का मान √3/2। पूरा खेल कैलकुलेशन का है,
और कैलकुलेशन हम लेंगे अप्रॉक्स में। कैसे लेंगे सर? अप्रॉक्स में, है ना। हमारा कैलकुलेशन अप्रॉक्स में ही होना चाहिए। तो अगर इसको अप्रॉक्स में कैलकुलेशन ले तो क्या होगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 2 से कट गया 0.11, 15 गुना 15 दे 150 होता है, 15 कम 15 165 हो जाएगा। 165, देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 2 दशमलव यहाँ, 1 दशमलव यहाँ, 3 दशमलव, √3 का मान 1.73 होता है। अब 1.73 गुना 0.165, जाहिर सी बात है भाई ये तो आंसर नहीं होगा। ये अजीब साला, ये इतना कैलकुलेशन काहे दे देता है, इसलिए आधा बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ता है, कैलकुलेशन ही दे देता है। इतना गुस्सा आता है हमको कभी कभार। देखो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ कर सकता तुम लोग के लिए। 165 और 173 है। देखो ज़्यादा अच्छा तो ये होता कि इसको ना हम फ्रैक्शन व्रैक्शन में कर देते, ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं किए। देखो तुम्हारा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बाबू, कोई उपाय नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान मैं कर सकता हूँ। कैसे? मैं बताता हूँ। देखो ये 1.73 है, इसको तुम 2 मान लो। बोलो सर कैसे, ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, गलत काम करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसको हम 2 मान लेते हैं। तो 2 मानेंगे, 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 3 बाकी 1, 2 एकम 2 मान लो, 5 दूनी 10 0 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 3 बाकी 1, 2 एकम 2 1 3, इतना आ जाएगा। ये आएगा 330 आ जाएगा, लेकिन 2 माने तब। लेकिन हालांकि ये तो 2 से कम है, अपन अगर 2 मानते हैं तब जाके ये 330 आएगा। इसका मतलब 330 से कम होगा। इसको कहते हैं टैलेंट। देखा आंसर आ गया ना भी। हालांकि मुझे डर लग रहा है भाई, लाइव यूट्यूब पे जाएगा तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो अप्रॉक्सीमेशन लिया हूँ, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो अप्रॉक्सीमेशन लेना सीखो, नहीं लोगे फिर गए हो, बहुत बार एग्जाम में लटकोगे। इवन इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो बच्चा अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है उसका तो ऐसा वाट लगा होगा पूछो मत। हाँ लगा तो सबका वाट है, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेशन लिया उसका थोड़ा कम लगा, और जो अप्रॉक्सीमेशन लेने का काम नहीं किया तो उसका तो वाट ही वाट लगा होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 0.165 इंटू 1.73, वाओ इट्स ट्रू, सही है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने तुमको क्या सिखाया? अप्रॉक्सीमेशन। मैं भी फंस गया, मैं सोचा कि भाई क्या करूँ इससे निकलने के लिए, तो 2 मान लो, बात खत्म। 2 गुना कर देंगे, आंसर आएगा कम, क्योंकि हम ज़्यादा माने तो आंसर कम आएगा। चलिए देखो एक कहावत है भाई कि देखो पर्सनली आई बिलीव इन क्वालिटी देन क्वांटिटी। मतलब कि मुझे क्वालिटी पे भरोसा है, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए, अच्छा क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मैं जो भी क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अब गारंटी तो नहीं दे सकता भाई हर चीज़, किसी आजकल सब चीज़ में गारंटी में वारंटी आता है, तो गारंटी तो एकदम नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसको अगर एक बार पढ़ लेते हो तो आपके अंदर का डर, जो आप अगर बैठोगे और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी आप इसको कर चुके हो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि पूर्ण इसी के भरोसे मत जियो, है ना, पूर्ण तिनके के भरोसे मत जियो, है ना। हालांकि डूबने वाले को तिनका का भी सहारा मिल जाए तो बहुत हो जाता है, बट इसको निगेटिव में मत लेना। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर निगेटिव में मत लेना, मैं कहने का मतलब है कि ठीक है अभी जो स्टूडेंट लास्ट में स्टार्ट किए उनके लिए भी बहुत है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा आपके लिए कि आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। इसके अलावा ये तो देखो ही डेली वीडियो जो आ रहा है, चाहे जो बाकी जो टीचर के भी देखो, आपका जो ज़्यादा कमज़ोर है उसको देखो, पहले तो उसको देखो, बाकी उसके अलावा समय बचता है तो बाकी जो सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है उसको भी देखो, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको भी देखना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कॉइल ऑफ शॉर्ट टर्न वाला कॉइल है, एरिया दिया भाई, मीटर में कर लेना, सेंटीमीटर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, 60 डिग्री बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ बताना है। इंड्यूस ईएमएफ लॉ क्या कहता है? फ्राडेज लॉ, -n dφ/dt। n मैंने पहले ही बाहर कर दिया, तो शुरू n बाद में ले लेना, ठीक ना, 2 बार मत लेना। तो n के जगह 100,
फ्लक्स का चेंज क्या होगा, पहले तो फ्लक्स निकाल लो बाबू। फ्लक्स कैसे निकालोगे, बी इंटू ए लिखना, फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न मत लेना, ऑलरेडी मैं ले रखा हूँ, दोबारा मत लेना। तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए और कॉस 60, ठीक है। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2, एरिया कितना है, एरिया 5 सेंटीमीटर है 10⁻⁴, और कॉस 60 कितना है, कॉस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर 1/2। तो ये आ जाएगा 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 गुना 5 गुना 10⁻⁴। कैलकुलेशन है, कर लेना है ना। कैसे किया मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ तुम लोग को, है ना। कैसे होगा, 0.1 गुना 5 और ये होगा 10⁻⁴। कुछ नहीं किया, cos 60 का मान 1/2, 2 से कट गया 0.1 बार में, तो 0.1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, 0.5 इंटू 10⁻⁴ आएगा। अब देखो बाद में क्या रहा है, प्रश्न में पढ़ोगे यहाँ पे 100 फेरों वाली 5 सेंटीमीटर सेट वाली एक कुंडली को इतना टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कुंडली के तल के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र को दिशा के साथ 60 डिग्री कोण पे बनाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 मीटर सेकेंड में शून्य हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक। तो देखो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले फ्लक्स इतना था, बाद में फ्लक्स शून्य हो गया, इसका मतलब फ्लक्स घट गया। पहले इतना था, बाद में शून्य हो गया, कितना से घट गया, तो पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, तो फ्लक्स कितना से घट गया भाई, तो फ्लक्स घट गया -0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक ना। ये हो जाएगा। बोलो सर माइनस का ही लिखे, क्योंकि घट गया तो माइनस होगा, बाद में 0 हो गया तो आंसर यही हो जाएगा हमारा। टाइम देखो, बात समझ आ रहा है, फ्लक्स घट रहा है, पहले इतना था, बाद में 0 हो गया, तो जो होगा फ्लक्स यहाँ हो जाएगा। टाइम कितना लिया घटने में, टाइम लगा 0.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा 100। एक काम करो, दशमलव यहाँ से हटा दो, यहाँ 1000 हो जाएगा, 1000 0.5 इंटू 10 पावर क्या है भाई, -4, तो 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -1। ये 1000 से गुना करोगे, कैलकुलेशन करो भाई, कैलकुलेशन, ये -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.05 आ जाएगा ए। सो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भाई पहले से तो अच्छा क्वेश्चन था, ये मानता हूँ, हाँ कम भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो एक बात समझो, इजी क्वेश्चन लेंगे ज़्यादा करवा पाएंगे, हार्ड क्वेश्चन लेंगे, मीडियम क्वेश्चन लेंगे तो कम करवा पाएंगे, ठीक है। तो बाकी PYQ सेशन भी आपको मिलेगा, तो जिस तरह पहला PYQ सेशन देखे हो सभी स्टूडेंट इसको भी पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर ये करते हो तो इसके बदले बहुत बड़ा रिवॉर्ड और मैं मेहनत करूँगा आप स्टूडेंट के लिए, है ना। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो सके तो 2-3 बार देखो अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद आप सभी का। सो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ गुड डे एंड बाय। और कमेंट करके आप लोग सब जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपका डेट बढ़ गया तो इससे आपको लॉस हुआ या फायदा हुआ। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट टिकट कटवा लिए थे, उनका टिकट कट गया, वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि अब डेट बढ़ गया। तो अब एक दिन वो होटल में पैसा एक्स्ट्रा देख थोड़ी ना रहेंगे, 1000 रुपये लग जाता है भाई एक दिन का, और एक दिन बर्बाद थोड़ी ना करेंगे दूसरे जगह जाके। तो लॉस भी है कुछ स्टूडेंट का जिन्होंने टिकट कटा लिया, बाकी स्टूडेंट को प्रॉफिट भी है। धन्यवाद आप सभी का।